नमस्कार दोस्तों। आज का अपना जो वीडियो है वो है राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा जो कि एक बहुत ही महान सेनानी और मेवाड़ की पृष्ठभूमि के बहुत ही बड़े राजा थे। मेवाड़ की पृष्ठभूमि के अंदर इन्होंने इतने सारे युद्ध किए थे। राजस्थान के सारे राजाओं को मेवाड़ की पृष्ठभूमि पे ये लेके आए थे और सारे राजा एक छत्र के नीचे विदेशी ताकतों को भगाने के लिए एक साथ आए थे। तो ये काम जो किया था वो महाराणा सांगा जी ने किया था। महाराणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। हिंदूपत इसलिए क्योंकि उस समय विदेशी ताकतों को भगाने के लिए महाराणा सांगा के नेतृत्व में सारे जितने भी राजपूत सरदार थे वो एक झंडे के नीचे या एक छत्र के नीचे आ गए थे। एक छत्र के नीचे का मतलब वो सब एक साथ इकट्ठा होकर और युद्ध करने के लिए बिल्कुल राजी हो गए थे। महाराणा प्रताप को बोला जाता है कि वह बहुत वीर थे, पर महाराणा सांगा जो थे उनसे भी पहले थे। महाराणा सांगा जो थे वो भी काफी वीर थे। उनके शरीर पे 80 घाव बताए जाते हैं। 80 घाव का मतलब उनका एक हाथ कटा हुआ था, उनका एक पैर कटा हुआ था, एक आंख नहीं थी। इस प्रकार उनके शरीर पे 80 घाव थे। वो भी युद्ध करते करते उनके शरीर पे ये 80 घाव आए थे। महाराणा जो सांगा है, महाराणा सांगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा युद्ध प्रिय रहते थे और किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उनको कई बार युद्धों में हराया था। इब्राहिम लोदी को उन्होंने 2-3 युद्धों में हराया था। यानी दिल्ली सल्तनत पे एक तरीके से उनका कंट्रोल था। उनकी सीमाएं उस समय दिल्ली के आसपास तक पहुंच रही थी, भरतपुर के आसपास तक। बाबर जो थे वो बाहर के मतलब विदेशी जाति के थे और उन्होंने विदेशी जाति के होते हुए यहाँ राजस्थान पर आक्रमण किया था। राजस्थान पर आक्रमण करने के बाद उनका सामना महाराणा सांगा से हुआ कानवा के युद्ध में। कानवा के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। दोनों सेनाओं के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर एक तरीके से इतिहास को पलटने वाली एक घटना हुई, जिसमें एक तीर किसी तरह राणा सांगा की आंख में लग गया था। एक तीर लगने से वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद मूर्छित होने की वजह से उनके मतलब एक तरीके से उनको आराम वाली जगह ले जाया गया। उनकी जगह कोई दूसरा आया, उसने उनका मुकुट धारण किया और मुकुट धारण करने के बाद युद्ध किया। और वैसे राजपूत सरदारों को कोई खास या विशेषकर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने की वजह से वो जो युद्ध है वो बाबर किसी कारणवश उसमें जीत गया और महाराणा सांगा उसमें पराजित हुए। महाराणा सांगा जो थे वो एक अच्छी युद्ध विद्या के बहुत अच्छे धनी थे और जब उनको बाहर निकलने के बाद होश आया तो उन्होंने कहा कि युद्ध की क्या स्थिति रही। तो सब लोगों ने बोला कि महाराणा जी, हम युद्ध में पराजित हो गए हैं। तो उन्होंने कहा मैं फिर से युद्ध करूंगा। फिर से युद्ध करने की बात सारे सरदारों ने सुनी तो उनको धोखे से जहर देके वहां पे मार दिया गया कि अभी जो राजस्थान जो युद्ध में पूरा झुका हुआ है वो अगर हाथों हाथ युद्ध होगा तो उसको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए उनको मतलब एक तरीके से उनको सुला दिया गया। तो कुल मिला के महाराणा सांगा का जो योगदान है और महाराणा सांगा का जो साम्राज्य है वो पूरे मतलब राजस्थान के राजाओं को एक छत्र में लाने में कामयाब रहा। प्लस बाबर को जो कड़ी चुनौती इंडिया में दे सकता है, बाबर ने अपनी जो बाबरनामा बुक लिखी है उसमें भी कहा है कि राजस्थान के अंदर केवल एक ही राजा था या पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ही राजा था जो हमें टक्कर दे सकता था, वो था राणा सांगा, जिसकी सेना से युद्ध करते वक्त उन्होंने 2 या 3 बार धर्म युद्ध, उसको युद्ध को धर्म युद्ध बनाया। उन्होंने धर्म युद्ध इसलिए क्योंकि उनको ऐसे पता चलने लग गया कि शुरुआती जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर, शुरुआती लड़ाई के अंदर राणा की सेना काफी हावी हो रही थी और हावी होने की वजह से उन्होंने शुरुआती युद्ध को धर्म युद्ध कर दिया और बाकी सैनिक भागने लग गए थे। सैनिकों को उन्होंने बुला के बोला कि भाई ये मेरा धर्म युद्ध है, मैं आज से कसम खाता हूँ, मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने प्रलोभन देकर किसी तरह इस युद्ध को लड़वाया और एक बाबर की जो तुलुंगुमा पद्धति थी उससे युद्ध लड़ना और बाबर की जो एक पद्धति और थी तुलुंगुमा पद्धति, प्लस उसकी जो सैनिक जो क्षमता थी उसके अंदर भी सैनिक क्षमता इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी तुलुंगुमा पद्धति के तहत वो विजय रहे क्योंकि उसमें चतुराई की बहुत आवश्यकता होती है। इस तरह से राजपूत पुरानी जो परंपरागत युद्ध व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग युद्ध कर रहे थे, जिसमें तोपों का यूज नहीं होता। लेकिन बाबर जो थे वो वहां से उज्बेकिस्तान या जहां से भी वो आए थे वहां से तोपें लेके आए थे। तोपों की गड़गड़ाहट हाथियों ने और घोड़ों ने पहली बार ही सुनी थी। इस तरह वो खानवा के युद्ध में, जो कि बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, भरतपुर की रूपावास तहसील के अंदर है खानवा नाम की जगह, जहाँ पे ये युद्ध हुआ था और बहुत ही भयंकर हुआ था। इस युद्ध में लगभग इतिहास के देखा जाए तो काफी सारे योद्धा इसमें मारे गए थे। और एक तुलुंगमा पद्धति की एक विशेषता यह थी कि उसमें के अंदर पहली टुकड़ी को भेजा जाता है, युद्ध कराया जाता है, सेकंड टुकड़ी को फिर भेजा जाता है, युद्ध कराया जाता है, एक टुकड़ी अपने पास रखी जाती है जो अगली सेना के सैनिक अगर थक जाए तो उसके बाद भेजा जाता है, तो वो तंदुरुस्त रहती है और तरोताजा रहती है और वो युद्ध करते वक्त काफी नुकसान भी पहुंचा देती है। एक उसने तोपों का नया यूज किया था। तोपों का यूज करने की वजह से ही वो इस युद्ध में जीता था कि तोपें यहाँ राजस्थान या जो इंडिया है वहां के लोगों के लिए एकदम नई चीज थी। कैनन्स का यूज करना और वो जो जानवर थे, हाथी थे, घोड़े थे, वो इस कैनन के यूज से जो धमाके हो रहे थे उनसे भी काफी इधर उधर भाग रहे थे, तो उस वजह से भी काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध का कुल मिला के परिणाम ये हुआ कि एक विदेशी ताकत को भगाने के लिए जो जॉइंट एफर्ट था वो फिर बाद में कभी नहीं हो सका और महाराणा सांगा की इसमें हार हुई और इसके बाद महाराणा सांगा की पराजय होने के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। तो खानवा का ये फेमस युद्ध था। बाबर को अगर कोई हिंदुस्तान में रोक सकता था तो वो महाराणा सांगा जी थे और महाराणा सांगा अगर उसको नहीं रोक पाए तो फिर बाबर ने एक छत्र राज किया और फिर मुगल डायनेस्टी आगे से आगे बढ़ती गई। मुगल डायनेस्टी में बाबर के बाद फिर हुमायूं के बाद फिर अकबर हुए। अकबर काफी महान हुए। तो इस प्रकार ना इस हिस्ट्री की शुरुआत जो मानी जाती है कि अगर राणा सांगा युद्ध को नहीं हारते तो फिर
बाबर का एक तरीके से दिल्ली पर पाँव ही नहीं जमता, और दिल्ली पर अगर पाँव नहीं जमता तो विदेशी ताकतें कभी भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। तो राणा सांगा का जो खानवा का युद्ध था, वो एक तरीके से युग परिवर्तनकारी युद्ध माना जाता है। उस समय का युग परिवर्तनकारी युद्ध की संज्ञा इसको दी जा सकती है। तो इसी प्रकार मेरे वीडियो से आपको काफी कुछ नॉलेज मिली होगी सांगा के बारे में। और सांगा के जो बचपन में बात चलती थी, उसके अंदर किसी भविष्यवाणी करने वालों ने ये पहले से ही निश्चित कर दिया था कि राणा सांगा ही राजा होंगे। इस कारण से उनके भाई जो थे पृथ्वीराज और एक और भाई थे, वो उनको मारना चाहते थे। ये उनकी बचपन की घटना है। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी जीते थे, हमेशा युद्ध प्रिय रहे थे। तो राणा सांगा की जीवनी के बारे में अगर आपको भी इंटरनेट या कहीं के माध्यम से कोई मिले तो आप इसके बारे में पता करें और देखें कि राणा सांगा ने किस प्रकार अपने जीवन में पूरी तरीके से युद्ध में झोंक दिया। और राणा सांगा के जीवन से प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। धन्यवाद।